Friends, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwar. Students, आज जो हम लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है और वो लेसन है क्लास 7 से, सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इसमें हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन है वो था दिल्ली सुल्तान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सुल्तान कौन थे, उनका पीरियड कौन सा था रूल करने का और उन्होंने कैसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। स्टूडेंट्स, दिल्ली सुल्तान ने मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ की स्टेट्स पर अपना एम्पायर स्थापित किया था, एम्पायर को आगे बढ़ाया था। ये सब उन्हें किया था एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। आज हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर ही एक नज़र डालेंगे। एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर खलजी एंड तुगलक। खलजी और तुगलक के रूल के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस पर हम नज़र डालेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तान नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड चिफ्टेन्स एज गवर्नर। स्टूडेंट्स, एरिया जीतना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, इसके लिए ज़रूरत होती है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की। किसी भी किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रॉपर सेटअप की, जहाँ पर पॉलिसी बनाए जाए, लॉज बनाए जाए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बात हो सके। तो दिल्ली सुल्तान ने जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया स्टूडेंट्स, तो उनको इसके लिए रिलायबल गवर्नर की ज़रूरत थी। रिलायबल गवर्नर वो होते हैं जो अपने मालिक के, अपने राजा के प्रति क्या रहें, लॉयल रहें, वफादार रहें। अब उन्होंने इसके लिए अरिस्टोक्रेट या चिफ्टेन्स को अपॉइंट नहीं किया, खास करके इल्तुतमिश ने अरिस्टोक्रेट और चिफ्टान को अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अरिस्टोक्रेट होते हैं ये हायर रैंक वाले, हायर सोसाइटी के लोग होते हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, कभी भी बगावत कर सकते हैं। इसके लिए इल्तुतमिश ने किन को अपॉइंट किया, अपने स्पेशल स्लेव फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए उसने अपने स्पेशल स्लेव्स को अपॉइंट किया, जिनको हम क्या कह सकते हैं, बंदागन इन पर्शियन लैंग्वेज। उसको पर्शियन लैंग्वेज में हम बंदागन कहते हैं। अब दिल्ली सुल्तान ने इनको ही क्यों चुना, क्योंकि जो स्लेव्स हैं इनको हमेशा क्या माना जाता है, नीचे दर्जे का। तो जब कोई राजा, कोई मास्टर अपने स्लेव्स को इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दे, तो नेचुरली जो स्लेव्स हैं वो क्या रहेंगे, अपने मास्टर के प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। और यही इसने किया था। तो जैसे ही इसने उनको एज ए गवर्नर अपॉइंट किया, दिल्ली सुल्तान ने इनको गवर्नर अपॉइंट किया, तो ये सब उनके क्या रहे, लॉयल रहे। इन स्लेव्स को अपॉइंट किया गया एज गवर्नर एंड जनरल। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैटर्न बट नॉट टू देयर हेयर्स। लेकिन जो स्लेव्स थे ये अपने मास्टर के प्रति वफादार थे, ना कि उनके बेटों के प्रति। ये इसलिए था क्योंकि उनके अपने स्लेव्स थे और ये अलग थे, तो इससे क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी पैदा होती थी। स्टूडेंट्स, अब आगे जो हमारा पॉइंट है, तवारीख के राइटर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। वो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो तवारीख के ऑथर्स थे, जो पर्शियन भाषा में लिखी गई थी, वो राजा के खिलाफ हो गए। राजा की इस बात से वो क्या हो गए, खफा हो गए कि आपने लो कास्ट लोगों को या स्लेव्स को ऐसे ओहदों पर अपॉइंट किया है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो स्लेव्स लोग हैं इनको कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता है और ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह चला सकते हैं। Like the earlier Sultan, Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commander as governor of territories of varying sizes.
अर्ली सुल्तान की तरह ही जो खलजी और तुगलक थे, उसने भी मिलिट्री कमांडर को क्या किया, अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ बेरिंग साइजेस। तुगलक और खलजी ने भी मिलिट्री कमांडर को गवर्नर अपॉइंट किया डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट साइजेस का। अब इन लैंड्स का, इन टेरिटरीज की जो लैंड्स थी, चाहे वो छोटी थी या बड़ी थी, उस लैंड्स को क्या कहा जाता था, इक्टा कहा जाता था। जिस लैंड्स पर इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए थे, चाहे वो साइज में छोटी थी या बड़ी थी, उसको इक्टा कहा जाता था। और उस पर जो एंड देयर होल्डर, उसके होल्डर को क्या कहा जाता था, इक्तदार कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्ती और इक्तदार टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब इनकी ड्यूटी क्या होती थी, जो इक्तदार थे या मुफ्ती थे, इनकी ड्यूटी थी कि मिलिट्री कैंपेन को आगे बढ़ाना और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था इन द इक्टास, अपने अपने इक्टास में। इन एक्सचेंज ऑफ द मिलिट्री सर्विस द मुफ्ती कलेक्टर द रेवेन्यू। अब इस सर्विस के बदले में जो मुफ्ती थे, वो उस एरिया से क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो रेवेन्यू किस पर खर्च करते थे, वो इन सोल्जर की सैलरी पर भी खर्च करते थे और अपने खर्चों के लिए भी क्या करते थे, खर्च करते थे। स्टूडेंट्स, जब इनको गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया और एज ए मुफ्ती ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करने लगे, तब दिल्ली सुल्तान्स ने इनकी भी देख रेख के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए क्या कर दिए, अकाउंटेंट अपॉइंट किए। अकाउंटेंट अपॉइंट किए। इन अकाउंटेंट का काम होता था कि वो इन पर नज़र रखे कि ये अपने अपने एरिया से, अपने अपने इक्टा से जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, ये कहीं कम कर रहे हैं या कहीं ज़्यादा, किसी को छूट दे रहे हैं या किसी से ज़्यादा ले रहे हैं। इस पर नज़र रखने के लिए दिल्ली सुल्तान्स ने अकाउंटेंट अपॉइंट किए थे। आगे जो इसका पॉइंट है, एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड द सिटीज एंड कंट्रोल ऑफ द फेट ऑफ चिफ्टन समंता अरिस्टोक्रेट। डियर स्टूडेंट, जैसे ही दिल्ली सुल्तान आगे बढ़ते गए, उन्हें बताया था कि हिंटरलैंड से आगे गए, वो हिंटरलैंड पर भी उन्होंने कब्जा किया। फिर उन्होंने आगे आगे वो बढ़ते गए दूसरी रियासतों की तरफ। तो जो पहले रेवेन्यू कलेक्टर लोग थे, जैसे पहले राजाओं के टाइम पे, जैसे चिफ्टेन थे, जैसे मंथा अरिस्टोक्रेट जिनको कहा जाता था, दिल्ली सुल्तान्स ने उनको भी अपना असिस्टेंट बनाया और उनको दोबारा रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या दे दिया, काम दे दिया। लेकिन ये जो समंता अरिस्टोक्रेट थे, ये पहले रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, खुद टैक्स नहीं देते थे। दिल्ली सुल्तान्स ने इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की इजाज़त तो दी, मगर इनसे भी टैक्स लेना उसने क्या समझा, अनिवार्य समझा। इन पर भी उसने टैक्स लगा दिया कि आपको भी टैक्स देना ही है। अब उस वक्त जो टैक्स था उनके पीरियड के दौरान, वो 3 तरह का होता था। वो 3 चीज़ों पर होता था। एक हो गया खर्च पर, फजल पर था, दूसरा हाउसिंग पर था और तीसरा कैटल पर था। और ये कितने परसेंट था, 50% होता था। तो डियर स्टूडेंट, ये था इसका मेन पार्ट। ये लेसन कंप्लीट है। अब इसका जो पार्ट बचता है वो इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान की पहली वुमन रूलर कौन थी। तो आंसर में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया। कौन थी, रजिया सुल्ताना थी जो वुमन रूलर थी, इंडिया की पहली वुमन रूलर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। दिल्ली पर किस राजा ने सबसे पहले अपनी हुकूमत बनाई थी या जमाई थी। तो आंसर में इसका हम पढ़ेंगे द तोमारा राजपूत वर द फर्स्ट रूलर हु एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली। तोमर राजपूत थे जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी लैंग्वेज क्या थी। तो आंसर में हम पढ़ेंगे इट वाज पर्शियन। वो कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज थी।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज इक्टा। इक्टा क्या था? इसके आंसर में हम पढ़ेंगे द इक्टा सिस्टम वाज, इक्टा सिस्टम था ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड द नोबल्स वर गिवन ग्रांट ऑफ लैंड दिस लैंड वाज कॉल्ड इक्टा। दिल्ली सुल्तान के पीरियड के दौरान जो गवर्नर को ये हक दे दिया वो कि किसी लैंड का टुकड़ा उनको दे दिया किस पर आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उस लैंड को क्या कहा जाता था? टेरिटरीज। उस टेरिटरीज का जो लैंड थी उसको कहा जाता था इक्टा। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइम में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस बाय वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड। कि अगर जस्टिस के दायरे से देखेंगे, इंसाफ के दायरे से देखेंगे तो मिलिट्री कमांडर के लिए क्यों ज़रूरी था कि वो किसान जनता के हकों को अपने दिमाग में रखे, उनकी दिलचस्पी को अपने दिमाग में रखें। पीजेंट्री वाज द बैकबोन ऑफ द इंटायर किंगडम। इसके जवाब में हम पढ़ेंगे द किंग कुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट बिकॉज इट इज वाज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसान जनता ही किसी भी राजा के रियासत का हुकूमत का क्या होती है? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है किसान जनता ही। कोई भी राजा इनके बगैर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये रेवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। द सोल्जर गार्ड द सैलरी विच कम फ्रॉम दिस रेवेन्यू। सोल्जर्स सिपाही जो सैलरी या तनख्वाह लेते हैं वो भी इसी रेवेन्यू से निकलता है जो इन लोगों से लिया जाता है। हैंस और यही एक वजह थी कि इनके इंटरेस्ट को मिलिट्री कमांडर ने दिमाग में रखना जरूरी समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर से आप क्या समझते हो? उन्होंने जो 2 कैंपेन चलाए थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये थे द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। इंटरनल फ्रंटियर से हम समझते हैं कि जो हिंटरलैंड थी, हिंटरलैंड वो लैंड थी जो गैरिसन टाउन से बिल्कुल ही नज़दीक थी। और एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरिया बियॉन्ड द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, कि वो एरिया जो गैरिसन टाउन से बहुत ही दूर था दूसरी रियासतों में, उसको हम एक्सटर्नल फ्रंटियर कहते हैं। और इंटरनल फ्रंटियर वो एरिया जो गैरिसन टाउन के बिल्कुल की नज़दीक की ज़मीन थी। What were the steps taken to ensure the मुक्टीज़ परफॉर्म their ड्यूटीज़। मुक्टीज़ को जब ये हक दे दिया कि वो किसी इक्टास का क्या करे, रेवेन्यू इकट्ठा करे, तो उनकी ड्यूटी को जब वो ड्यूटी सही तरह से देते हैं, इसके लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए? राजा ने दिल्ली सुल्तान से उनकी ड्यूटी को अच्छी तरह परफॉर्म करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? द स्टेप्स टेकन आर गिवन बिलो। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue by the governor. Mukti care was taken the Mukti collected only the tax prescribed by the state and not more than that. इसके लिए दिल्ली सुल्तान ने अकाउंटेंट अपॉइंट किए जो चेक करते थे कि जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो अमाउंट कितना है, कम है या ज़्यादा है। केयर वाज टेकन, इसके लिए उन्होंने कौन सा स्टेप उठाया? केयर वाज टेकन, कि उन्होंने देखा कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड जो किया गया है वो उतना ही है या ये उससे ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम पढ़ेंगे डू यू थिंक द ऑथर ऑफ तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। स्टूडेंट्स, तवारीख के ऑथर्स के बारे में आपको बताया था मैंने। यहाँ पर पूछते हैं कि जो तवारीख के ऑथर थे क्या वो आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी हमें बताते हैं, लिखते थे उनके बारे में? आई डोंट थिंक लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं सोचता कुछ। इट इज़ बिकॉज द ऑथर ऑफ द तवारीख लाइव्ड इन सिटीज मेनली इन दिल्ली। जो तवारीख के जो राइटर थे वो कहाँ रहते थे? ऑथर तो जो थे वो हमें सिटीज़ में रहते थे, मेनली इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहते थे और अक्सर वो सिटीज़ एरिया में बसते थे। दे वर नॉट इन टच ऑफ विलेज पीपल, वो देहात के या गांव के लोगों के टच में भी नहीं थे, उनसे मिलते जुलते भी बहुत कम थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्टरीज फॉर द सुल्तान, दे हैड नथिंग टू डू विद कॉमन मास। वो अक्सर अपनी जो हिस्टोरीज लिखते थे वो दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखते थे और आम जनता से उनको कोई भी लेना देना नहीं था। आम जनता के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था।
लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे बाय वर दिल्ली सुल्तान इंटरेस्ट इन कटिंग डाउन ट्रीज फॉरेस्ट डज डिफॉरेस्टेशन आकर फॉर द सेम रीजन टुडे। जो दिल्ली सुल्तान थे वो फॉरेस्ट की कटिंग में क्यों इंटरेस्टेड थे? क्या ऐसा डिफॉरेस्टेशन आकर आज भी होता है? दिल्ली सुल्तान cleared the forest in Ganga Jamuna Dove and gave the land to peasants in order to encourage agriculture। दिल्ली सुल्तान ने ये फॉरेस्ट को क्यों कटवाया? उन्होंने जो फॉरेस्ट कटवाए गंगा जमुना डोव पर। डोव होता है दो नदियों के बीच की जगह। उन्होंने दो नदियों के बीच की गंगा जो जमुना थी उसके बीच के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करवाया था, और इस ज़मीन को क्लियर करवा के फॉरेस्ट को क्लियर करवा कर ये ज़मीन उन्होंने पीजेंट्स को दी थी ताकि वो वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकें। दे आल्सो एस्टेब्लिश न्यू फोर्ट्रेस एंड टोन दिस लैंड एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। यहाँ पर उन्होंने न्यू किले बनाए, नए किलेबंदी की, टोन्स बनाए, और यहाँ पर इन दिस लैंड और ये सब उन्होंने इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड हो सके और किसको बढ़ावा मिल सके, रीजनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। नो डिफॉरेस्टेशन डज आकर फॉर द सेम रीजन टुडे। अगर आजकल की बात हम करें तो ऐसी डिफॉरेस्टेशन नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।